हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं कवर करूंगी टू टॉपिक्स। फर्स्ट इज एवरेज एटॉमिक मास एंड सेकंड इज फॉर्मूला मास। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे लेसन को और पहले बात करते हैं एवरेज एटॉमिक मास की। देखिए, नेचर में ना ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जिनके की हमें आइसोटोप्स देखने को मिले हैं। अब आइसोटोप्स का क्या मतलब है? वैसे तो आप लोगों को आइसोटोप्स टर्म के बारे में पता होगा, आप लोगों ने अपनी लास्ट क्लासेस में पढ़ी होगी, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर रिवाइज कर देती हूँ। देखिए, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं जिनका की क्या होता है, एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, लेकिन एटॉमिक मास जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। इस तरह के एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं आइसोटोप्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन है। अगर हम लोग क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 17 ही होता है ना। लेकिन इसके जो एटॉमिक मास की अगर हम लोग बात करें तो हमें नेचर में ये देखने को मिलता है कि दो डिफरेंट टाइप के एटॉमिक मासेस वाले क्लोरीन एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि आपका एक क्लोरीन 35 होता है और एक क्लोरीन 37 होता है। दोनों के नेचुरल अबंडेंस भी अलग अलग होते हैं। ओवरऑल जितनी क्लोरीन नेचर में एग्जिस्ट करती है उसका 75% जो होता है वो आपका क्लोरीन 35 होता है, और उसका अप्रोक्सीमेटली जो आपका 24% हिस्सा होता है वो आपका क्लोरीन 37। खैर, ये तो बात हो गई आइसोटोप्स की। देखिए, मैं वापस से टॉपिक में आती हूँ। मैं क्या बता रही थी? मैं आपको ये बता रही थी कि नेचर में ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स देखने को मिले हैं जिनके की क्या होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन, ठीक है, आइसोटोप्स होते हैं। तो आइसोटोप्स होने की वजह से इसमें क्या होता है, इसमें ये देखने को मिलता है कि एक ही एलिमेंट के दो तरह के एटॉमिक मासेस देखने को मिलते हैं, है ना। एक ही एलिमेंट के दो तरह के एटॉमिक मासेस देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में ये कंफ्यूजन हो जाएगी कि हम इसका एटॉमिक मास क्या बताएं, है ना। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि क्लोरीन का एटॉमिक मास क्या है, तो आप क्या बताओगे? आप 35 बताओगे या फिर 37 बताओगे, है ना। ऐसे तो कंफ्यूजन हो जाएगी। तो जब इस तरह की चीजें देखी गई कि नेचर में ऐसे कई सारे एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं जिनके की आइसोटोप्स पाए जा रहे हैं, मतलब डिफरेंट एटॉमिक मासेस वाले एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं, तो उस केस में एक नया कॉन्सेप्ट बनाया गया। वो था एवरेज एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे किया क्या गया? यहाँ पे ये किया गया कि जिन एलिमेंट्स के आइसोटोप्स पाए जा रहे थे, उन एलिमेंट्स के ये जो आइसोटोप्स का इनका एटॉमिक मास था, दोनों के एटॉमिक मास को क्या किया गया, एवरेज आउट कर दिया गया, और दोनों के एटॉमिक मास का एवरेज निकाल करके एक नया एटॉमिक मास बना दिया गया, जिसे टर्म दिया गया एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है। तो जैसे कि अगर क्लोरीन को ही हम लोग ले लें, तो क्लोरीन का जो एवरेज एटॉमिक मास होता है वो आपका होता है 35.453। ये अप्रोक्सीमेटली आपका होता है 35.5 यूनिफाइड मास। ठीक है। तो ये होता है क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास। तो अब मैं आपको बता दूं कि हमारे पीरियोडिक टेबल में जो सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक मास लिखे होते हैं ना, वो एक्चुअल में एवरेज एटॉमिक मास होते हैं। वो क्या किए जाते हैं, वो एक्चुअल में उनके सारे जो भी आइसोटोप्स होते हैं उनसे एवरेज आउट करके तब मेंशन किया जाता है। ठीक है। अब देखिए, एवरेज एटॉमिक मास से आपसे एग्जाम में क्या पूछ सकता है, या फिर आपको इससे रिलेटेड और क्या इन्फॉर्मेशन रखनी चाहिए? एक इन्फॉर्मेशन आपको ये रखनी चाहिए कि जैसे अगर आपसे क्या करे कि किसी एलिमेंट का अगर आपसे एटॉमिक मास ये चीज मेंशन करके पूछे कि क्लोरीन 35 का एटॉमिक मास बताइए या क्लोरीन 37 का एटॉमिक मास बताइए, तो उस केस में आप एटॉमिक मास कैसे बताएंगे? पर्टिकुलरली उस वाले आइसोटोप का बताएंगे। जैसे अगर आपसे क्लोरीन 35 का पूछा जा रहा है तो आप क्लोरीन 35 का एटॉमिक मास बताएंगे, और अगर आपसे क्लोरीन 37 का एटॉमिक मास पूछा जा रहा है तब आप क्लोरीन 37 का एटॉमिक मास बताएंगे। लेकिन अगर आपसे क्या किया जाए कि ये चीजें मेंशन ना की जाए, उनका एटॉमिक मास मेंशन ना किया जाए, उनका आइसोटोप ना बताया जाए, और आपसे डायरेक्ट पूछा जाए कि क्लोरीन का एटॉमिक मास बताइए, तो उस केस में आपको क्या करना है? उस केस में आपको एवरेज एटॉमिक मास बताना है। आपको बताना है कि क्लोरीन का एटॉमिक मास जो होता है वो 35.5 होता है। ओके।
बात हो गई एवरेज एटॉमिक मास की, कि एवरेज एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट क्यों आया, और पीरियोडिक टेबल में जो भी एटॉमिक मास मेंशन होते हैं वो एवरेज एटॉमिक मास से होते हैं। ठीक है, इतनी बात आप लोगों की क्लियर। चलिए अब मैं आपको एवरेज एटॉमिक मास जो कि कैलकुलेट करने के लिए आता है वो मैं बता देती हूँ कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिया हुआ है, मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ कि एवरेज एटॉमिक मास को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या किए गए, क्लोरीन के दोनों अबंडेंस दिए गए हैं और इनका नेचर में ये कितने % एग्जिस्ट करते हैं, कौन सा वाला क्लोरीन नेचर में उनका कितने % अबंडेंस है वो दे दिया है। बता दिया है कि 35 वाला अप्रोक्सीमेटली 75% होता है और 37 वाला अप्रोक्सीमेटली 25% होता है, और दोनों का आपको मोलर मासेस दे दिया। अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए इसका एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। सिंपल है कैलकुलेशन, आप क्या करिए, ये जो 35 वाला है ना, 35 वाला, इनके नेचुरल अबंडेंस को इनके मोलर मास से कैलकुलेट कर दीजिए, मतलब मल्टीप्लाई कर दीजिए। और ये जो 37 वाला है ना, इनके नेचुरल अबंडेंस का इनके मोलर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, इनका इनके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, इनका इनके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी वैल्यू आती है उसका आपस में सम कर दीजिए। ये देखिए मैंने यहीं पे यहाँ पर यही किया है, ये पहले आपका क्लोरीन 35 वाला लिया है, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लिया मोलर मास और नेचुरल अबंडेंस का। फिर इसी तरह से मैंने 37 वाला लिया, इनके भी नेचुरल अबंडेंस और मोलर मास को आपस में मल्टीप्लाई किया, देन दोनों का सम कर दिया। सम करने के बाद जो आंसर आएगा उसको आपको 100 से डिवाइड कर देना है, तो उससे आपको क्या मिल जाएगा, एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज टर्म से ही पता चल रहा है कि दो डिफरेंट टाइप के एटॉमिक मास को एवरेज आउट करना, और एवरेज कैसे निकालते हैं उसका मेथड ये है। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख भी दिया है ताकि आप लोगों को चीजें भूले नहीं कि ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है। चलिए, ये तो बात हो गई एक सिंपल से कॉन्सेप्ट की, जो कि है एवरेज एटॉमिक मास। अब आ जाते हैं हम लोग फॉर्मूला मास में। तो ये भी बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, इसके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, आप लोगों को पता है ना आयनिक कंपाउंड के बारे में, है ना, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं जिनका की कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होता है, आयंस होता है ना, जिनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, कैटायंस और एनायंस होते हैं। ठीक है, ये चीज आपको पता है। इसी तरह के कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड्स बोलते हैं ना। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, अगर एग्जांपल की हम लोग बात करें, जैसे कि NaCl है ना, NaCl की अगर हम लोग बात करें, कॉमन सॉल्ट, अगर हम इसकी बात करें तो क्या होता है, इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, आपके Na+ आयंस होते हैं और Cl- आयंस होते हैं, है ना। तो जो इस तरह के कंपाउंड्स होते हैं जिनके की कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, आयंस होते हैं, कैटायंस और आयंस होते हैं, इस तरह के कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। तो ये चीजें तो हम लोग जानते हैं। अब इसके आगे की बात करते हैं। इसके आगे की बात ये है कि जो इस तरह के कंपाउंड्स होते हैं, यानी कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, इनके मास को, यानी कि इनके वजन को बताने के लिए एक स्पेशल टर्म यूज किया जाता है जिसे बोलते हैं फॉर्मूला मास। क्या बोलते हैं, फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास टर्म किसके लिए यूज किया जाता है, आयनिक कंपाउंड्स के मास को बताने के लिए किया जाता है। ओके, तो चलिए हम ये तो समझ गए कि ये फॉर्मूला मास टर्म कहाँ यूज होता है। ठीक है, किस तरह के कंपाउंड्स के मास को बताने के लिए यूज किया जाता है, ये तो समझ गए। लेकिन फॉर्मूला मास को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं, निकालते कैसे हैं, क्योंकि एटॉमिक मास हम लोग निकालना सीख गए, मॉलिक्यूलर मास हम लोग निकालना सीख गए, तो अब फॉर्मूला मास निकालना भी तो हमें आना चाहिए ना। तो चलिए अब फॉर्मूला मास कैसे निकालते हैं ये भी समझ लेते हैं। बात करते हैं NaCl की। NaCl को मैं एज एग्जांपल ले रही हूँ। मान लीजिए हमें यहाँ पे NaCl का फॉर्मूला मास निकालना है, तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल सी चीज है। जस्ट आपको क्या करना है, ये जिस भी आयंस से मिलकर के बना है, बस उनके एटॉमिक मासेस को आपस में सम कर देना है। जैसे ये Na+ और Cl- आयन से मिलकर के बना है ना, तो इनके एटॉमिक मासेस को आप सम कर दीजिए, इसका फॉर्मूला मास आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर यही किया है। देखिए Na+ आयन और Cl- आयन के एटॉमिक मास को आपस में सम कर दिया, मुझे यहाँ पे NaCl का फॉर्मूला मास मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एवरेज एटॉमिक मास एंड फॉर्मूला मास, ये दोनों टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।